मेटल का अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जैसे पीछे हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मेटल का स्ट्रक्चर कैसा है? बिल्कुल ऐसा जैसे चाशनी में डूबे हुए रसगुल्ले। जब कढ़ाई के अंदर या किसी बर्तन में चाशनी और रसगुल्ले डूबे हुए हैं, तो रसगुल्लों का करेक्टर क्या है कि ये अपने जगह पर फिक्स है, चलेंगे नहीं, ये इधर उधर हिले डुलेंगे नहीं। और यहां रसगुल्ले क्या हैं? रसगुल्ले हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस। पॉजिटिवली चार्ज आयन, इक्का दुक्का इसमें न्यूट्रल एटम भी रहते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस मेटल का स्ट्रक्चर आप स्टडी कर रहे हो। इक्का दुक्का न्यूट्रल एटम भी है, लेकिन ज्यादातर आयंस है। अब ये आयंस आए कहां से? ये भी न्यूट्रल एटम ही थे, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए ये। तो इलेक्ट्रॉन्स की चाशनी में आयंस रूपी रसगुल्ले डूबे हुए हैं ये। कहीं कहीं इक्का दुक्का न्यूट्रल एटम, ये वाले, और ज्यादातर क्या? ज्यादातर पॉजिटिव आयंस। ठीक है। और ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी हर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आ गया, हर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो ये एटम्स कैसे बन गए, काम करने लगे? these atoms are acting as these electrons are acting as free electrons। तो यहां भी इन इलेक्ट्रॉन्स की एक स्पेशलिटी है क्या? these electrons are free to move, that's why they are called free electrons। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम इन्हें कह क्यों रहे हैं? क्योंकि ये फ्री है चलने फिरने के लिए, इधर उधर चल फिर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और इनका बिहेवियर, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर, इनका जो बिहेवियर है, इट इज मोर और लेस मॉलिक्यूल ऑफ गैस, गैस मॉलिक्यूल्स की तरह है। जय हिंद। गैस मॉलिक्यूल्स की तरह इनका बिहेवियर है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, अभी यहाँ है, कुछ देर बाद यहाँ चला जाएगा घूमते फिरते, कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन्स इसमें घूमते रहेंगे। लेकिन पॉजिटिव आयन और जो न्यूट्रल एटम्स हैं इक्का दुक्का, वो अपनी जगह नहीं, अपनी ही जगह रहेंगे, कहीं से अपनी जगह छोड़कर जाएंगे नहीं। ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर फ्री टू मूव, इधर उधर मूव करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। अगर इन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, जैसे कि हम यहाँ बैटरी लगा दें, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं विद द स्पीड कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। लेकिन अभी हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, इसको जोड़ा नहीं है कहीं से भी। तो फिर अब बताइए कि इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा है? पीछे हम पढ़ चुके हैं, रैंडम मोशन है, रैंडमली मूव करते रहते, रुका हुआ नहीं है, कोई भी मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि इन आयंस में भी इनके अपने इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके अपने एटम के इलेक्ट्रॉन बाउंड है एटम के साथ, इस आयन के अपने इलेक्ट्रॉन बाउंड है एटम के साथ में। और ये जो बीच बीच में जो छोड़कर आ गए अपने अपने एटम्स को, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फ्रीली मूव कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है। इनका बिहेवियर गैस मॉलिक्यूल्स के जैसा है लगभग। कैसे? कि ये इलेक्ट्रॉन है, कुछ देर बाद हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए, इसी के अंदर घूमता फिरता रहेगा। बिहेवियर इनका गैस मॉलिक्यूल की जैसा। इनमें एक सर्टेन वेलोसिटी होती है। कितनी वेलोसिटी होती है?
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब क्योंकि इनमें इन सारे इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो इन इन इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एक काइनेटिक एनर्जी है, हाफ MeVd²। Me क्या चीज है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। Vd क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से सबकी अपनी एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, याद कीजिए टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। फ्री होने के लिए, फ्री होने के लिए तो ये बिहेव करते हैं एज ए गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं अगर हम बात करें इसकी कि फ्री, इनका फ्री नेचर। लेकिन साथ साथ इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है कि ये मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर आ सके। रहेंगे मेटल के अंदर ही, रहेंगे मेटल के अंदर ही। ये आयरन की फोर्सेप है। तो इस आयरन के अंदर मेटल के आयंस हैं, आयरन के आयंस हैं, और उन आयंस के बीच बीच में घूमते फिरते फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन उनमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन की इतनी हिम्मत नहीं है जो इस आयरन को छोड़कर बाहर आ जाए। काइनेटिक एनर्जी उनकी है, सब में है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कुछ अगर आपको याद हो सरफेस टेंशन जैसा कुछ, अगर थोड़ा बहुत याद हो पिछले जन्म का, अगर याद हो, हालांकि पिछले जन्म को सदियां बीत गई, इस बार सदियों तक तो हम हाइबरनेट रहे अपने अपने घरों में, तो वो सारी बातें भूल गए। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बाउंड है आसपास के पॉजिटिव आयन के अट्रैक्शन से। इस अट्रैक्शन को तोड़कर ये बाहर नहीं जा सकता, बिल्कुल सरफेस टेंशन की तरह के कोई सरफेस पर मॉलिक्यूल आता है उसे खींच के अंदर ले लिया जाता है। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इसकी टेंडेंसी यहां से छोड़कर जाने की, यहां से छोड़कर जाने की इसकी टेंडेंसी है, तो इसके आसपास के पॉजिटिव आयन इसे खींच के वापस अंदर ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी है इनमें सब में, काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि छोड़कर जा सके। इससे पहले पिछले जन्म में ही एक और हमने फिनोमिनन पढ़ा था ग्रेविटेशन के लेसन में। क्या पढ़ा था ग्रेविटेशन के लेसन में? हमने फिनोमिनन ये पढ़ा था कि अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। देयर एग्जिस्ट अ डीप एटमॉस्फेयर, करीब करीब 400 किलोमीटर गहरा समुंदर है जिसके तली में हम रहते हैं। हम एक समुंदर की तली में रहते हैं हम सब। 400 किलोमीटर गहरा समुंदर है ये, 400 किलोमीटर गहरा। किसका समुंदर है? समुंदर है ये एयर का समुंदर, जिसकी तली में हम रह रहे हैं। और इस पूरे समुंदर का हमने नाम क्या दे रखा है? एटमॉस्फेयर। हमने इस समुद्र का नाम दिया अपने लिए एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के चारों तरफ एक बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा एटमॉस्फेयर है, खूबसूरत बादल है, इसके अंदर बारिश है, हवाएं चलती हैं। लेकिन अर्थ का ही सैटेलाइट है मून। मून ये अर्थ का ही तो बेटा है। कभी किसी जमाने में अर्थ पे कुछ गड़बड़ सड़बड़ सी हुई थी, तो इसने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, चल जहां से, रात दिन परेशान करके रख दिया, मगर अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दिया, क्योंकि रहेगा तो यहीं पे। ऐसा नहीं तुझे मैं सोलर सिस्टम के बाहर ही निकाल दूं, मेरे चारों तरफ ही घूमता रहे बस यहीं। तो अर्थ, मून जो है अर्थ का ही एक पार्ट है। लेकिन यहाँ एयर है ही नहीं, एटमॉस्फेयर है ही नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी एटमॉस्फेयर नहीं है। यहाँ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत सारी गैसेज हैं, वाटर वेपर है, ढेर सारा वाटर वेपर है जो बारिश बन के गिरता है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो जब ये मून का ही एक हिस्सा, मून जो है अर्थ का ही एक पार्ट है, तो क्या यहाँ जब ये मून को अलग करा इसने अर्थ ने, तो सब कुछ इसे दिया था मून को।
जो मेरे पास है सब कुछ लेके जाए यहाँ से। कल कुछ शिकायत मत करियो कि मुझे जमीन नहीं मिली, मुझे मकान नहीं दिया तुमने, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जो है सब लेके जा। अब तेरी आगे तेरे अब काम है, तू क्या संभाल के रखे और क्या यहाँ से खत्म कर दे। तो मून के पास भी था एटमॉस्फेयर, लेकिन मून से वो एटमॉस्फेयर संभाला नहीं गया। मून के चारों तरफ जो एयर थी वो सारे के सारे मॉलिक्यूल भाग गए यहाँ से, मून को छोड़ के चले गए। लेकिन अर्थ को छोड़कर क्यों नहीं जाते, जबकि एयर के सारे मॉलिक्यूल मूवेबल है, सबके सब मूव कर रहे हैं। फिर भी क्यों नहीं छोड़ के जाते? क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, जो इन पार्टिकल्स पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, वो इसे जाने नहीं देता। इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं है कि मून के ग्रेविटेशन को तोड़कर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को तोड़कर बाहर निकल जाए। इनकी वेलोसिटी कम है। इन यहां से एस्केप करने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चाहिए। इनमें वेलोसिटी है तो सही, लेकिन इतनी ज्यादा वेलोसिटी नहीं है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो इसलिए छोड़कर नहीं जा सकते। मून के पास जो एटमॉस्फेयर था, मून ने कहा कि एटमॉस्फेयर, क्योंकि ग्रेविटेशन कम है मून का, इसमें मास भी कम है, रेडियस भी कम है, सारी हिसाब है, तो यहां से एटमॉस्फेयर में से, यहां से अगर मून के पास था एटमॉस्फेयर, तो वहां से छोड़कर जाने के लिए 2.6 किलोमीटर लगभग पर सेकंड की स्पीड चाहिए थी। और मून पर टेम्परेचर भी ज्यादा था अर्थ के मुकाबले, तो वहां मॉलिक्यूल्स ने इतनी वेलोसिटी गेन कर ली 2.6 किलोमीटर पर आवर की, और मून को छोड़कर चले गए सारे के सारे, अर्थ को छोड़ करके नहीं गए। क्योंकि अर्थ पे से एस्केप करने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए, जबकि इन एयर मॉलिक्यूल्स की स्पीड इतनी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी बॉडी को, किसी भी मॉलिक्यूल को, या किसी रॉकेट को, या किसी और चीज को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड दे दें, तो फिर वो क्या होगा, अर्थ को छोड़कर चला जाएगा हमेशा के लिए। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, कौन सा क्या पढ़ा था इस कंडीशन को, जिसे हम क्या बोला करते थे, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से एस्केप कराने के लिए कम से कम 11.2 किलोमीटर पर आवर की, पर सेकंड की वेलोसिटी चाहिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक वही कंडीशन यहाँ भी है। यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बाउंड है, मेटल के अंदर बंधे हुए हैं, चलने के लिए फ्री है, लेकिन इतने, ये जो मेटल है ये इतना लापरवाह नहीं है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जाने दे। पकड़ इसने बना कर रखी है इलेक्ट्रॉन्स पर। इलेक्ट्रॉन्स है, कह दिया भी ठीक है तुम यहाँ घूमो फिरो, तुम्हारा घर है, लेकिन बाहर नहीं जाना बिल्कुल भी, बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई सोर्स बाहर से आके इन्हें भड़का दे, इलेक्ट्रॉन को, एक आध इलेक्ट्रॉन को भड़का दे, भाई चल तो रिस्के में चल निकल। तो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, दीवार कूद के जाना पड़ेगा। दीवार कूदने के लिए चाहिए एनर्जी, चाहिए नहीं एनर्जी, बाउंड्री पार करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो अगर किसी भी तरह से, कहीं से भी, कहीं से भी इस इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिल जाए, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़कर जा सकता है। लेकिन मेटल को छोड़कर जाना एक ऐसा है अपने आप में, जैसे कि कहीं कोई एक दीवार कूद के जानी, मेटल के अंदर है, अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां बाहर निकलने के लिए एक दीवार कूद के जानी है। अगर इसको इतनी एनर्जी मिली कि दीवार को यहां तक कूद सके, तो वापस नीचे गिर पड़ेगा अंदर ही। इतनी एनर्जी मिली कि यहां तक जा सके तो निकल जाएगा। अगर दीवार, इतनी एनर्जी आ गई कि दीवार को कूद के बाहर निकल सके, तब बाहर निकल पाएगा। मतलब ये नहीं है कि इसे एनर्जी मिल जाए कहीं से बाहर से, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं, सिर्फ एनर्जी नहीं, सूटेबल एनर्जी मिल जाए, सूटेबल एनर्जी से मिल जाए जितनी चाहिए दीवार कूदने के लिए, इसे बाहर निकलने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़कर बाहर निकल जाएगा। अब वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कुछ भी हो सकता है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ भी हो सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सोर्स लगाते हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे आसान तरीका होता है कि आप
इस मेटल को गर्म कर दें। क्या कर दें? गर्म। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। किसी भी मेटल को अगर आप हीट देना शुरू कर दें, यह आपका मेटल है, इसे आप हीट देनी शुरू कर दें, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। हालांकि वो इतने कम इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं कि हम उनको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, लेकिन निकलेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी इनकी, और जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई जिसके वो दीवार कूद के बाहर जा सके, फांद सके, इस मेटल सरफेस को छोड़ सके, वही इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। इसे हम बोलेंगे, इस फिनोमेनन को बोलेंगे क्या? थर्मल एमिशन और थर्मियोनिक एमिशन। थर्मल एमिशन या थर्मियोनिक एमिशन। क्या थर्मल एमिशन या थर्मियोनिक एमिशन क्या है? थर्मल एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन है क्या? एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहां से? फ्रॉम मेटल बाय हीट। हीट एनर्जी से किसी मेटल में से बाहर निकाल देना इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है थर्मियोनिक एमिशन या थर्मल एमिशन। ठीक है। एक तरीका और हो सकता है, एक तरीका और हो सकता है क्या? कि ये आपका मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री है ही इसके अंदर, इस मेटल को आप क्या करें? इस मेटल को आप एक कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रख दें, प्लेट से टच किए बिना, प्लेट से टच किए बिना इसे मेटल की सरफेस के, सॉरी, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में आप इसे रख दें, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, तो आप सब जानते हैं क्या होगा कि पॉजिटिव की तरफ खींचे आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहां इलेक्ट्रॉन्स खींचे आ गए, यहां इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए क्योंकि इन्हें पॉजिटिव का अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। फिर से वापस पिछले जन्म की बात तो नहीं है, तो अभी कि ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को क्या डेवलप हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया ये वाला, और यहाँ फिर पॉजिटिव से निकले इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डेवलप हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटल इज 0। तभी तो होता है जब इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे पर आकर इकट्ठे हो गए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल रही थी पॉजिटिव से, वो यहाँ निगेटिव चार्ज में आकर खत्म हो गई, जो दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और प्लेट की, कैपेसिटर की निगेटिव प्लेट पे जाकर खत्म हो गई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज 0। अब अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्गर 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 करते चले जाएं, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आपने बढ़ा दिया और सामने वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आपने बढ़ा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होती चली गई। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन आकर के यहां इस पर चले जाएगा। इस मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़कर बाहर गया सामने पॉजिटिव प्लेट पर, और इधर भी आ गया, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन। तो किसी मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना, व्हेन मेटल इज एक्सपोज्ड टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एमिशन को हम बोलते हैं फील्ड एमिशन। क्या बोलते हैं इसे? फील्ड एमिशन बोलते हैं। मतलब यह है कुल मिलाकर के किसी भी तरह मेटल के इलेक्ट्रॉन को, मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर इतनी एनर्जी मिल गई कि ये मेटल के पीछे के पॉजिटिव आयंस के बाउंडेशन को तोड़कर यहां से जा सके, तो ये रुकेगा नहीं, निकल जाएगा। एनर्जी देने का तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे एनर्जी देते हैं। हीट से भी दे सकते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड से भी दे सकते हैं, और भी कई तरीके होते हैं और भी कई तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका क्या है, ये लेसन हम पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट, अब वो डुअल नेचर का मतलब क्या है? एक ये सोर्स है आपका, लाइट का सोर्स, सपोज आपका बल्ब है, एलईडी है या कुछ भी है, यहां से लाइट निकल रही है, तो लाइट का डुअल नेचर है। क्या? लाइट का जो एमिशन है किसी भी सोर्स में से, चाहे वो सूरज जितना बड़ा सोर्स हो या आपके घर का लाइट बल्ब हो या कुछ भी हो, ये अपने अंदर से वेव्स निकाल रहे हैं। कौन सी वेव्स निकाल रहे हैं? इन वेव्स का एक खास नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये अपने अंदर से निकाल रहे हैं, जिसे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा रेंज, जिसे हम बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं जिसे हम? लाइट बोलते हैं। है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स है, लेकिन है कौन सी? है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनमें एनर्जी है। आप धूप में खड़े हुए, आपको गर्माहट लगती है, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं उनमें एनर्जी है, वो एनर्जी तो आपको हीट प्रोवाइड करती है। तो आपने क्या काम किया, इस मेटल की सरफेस पर, इस मेटल की सरफेस पर कहीं से ये वेव लाए, वेव आपने इंसिडेंट कराई। ओके, इस वेव के साथ पीछे से एनर्जी आ ही रही है, वेव के साथ एनर्जी आ ही रही है। अगर ये वेव से के साथ आने वाली एनर्जी इतनी एनर्जी है जिसे लेकर इलेक्ट्रॉन अपनी सारी बाउंड्रीज को तोड़ सके, तो क्या निकल हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट हो जाएगा। लाइट से एमिशन हुआ है, लाइट से एमिशन हुआ है ना? और लाइट का दूसरा स्ट्रक्चर है जिसे अभी हम इसी लेसन में बाद में पढ़ेंगे। तो हम इसे क्या बोलते हैं? लाइट से एमिशन हुआ है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा तो क्या होगा? बाकी बचे हुए मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते रहेंगे, है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो गई कहीं ना कहीं। तो हम इसे कहते हैं, हम इसे इस क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। लेकिन ये किसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट है? ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट है किसका? लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और लाइट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फोटो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सरफेस। जरूरी नहीं है कि मेटल की सरफेस हो, किसी भी सरफेस से निकल सकते हैं, जरूरी नहीं मेटल की सरफेस हो। फ्रॉम अ सरफेस बाय कुछ क्या? इंसिडेंस ऑफ लाइट। लाइट के इंसिडेंस से जब किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, तब हम इस फिनोमिनन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स इमेट एमिट हो रहे हैं, ध्यान से सुनना, दो तीन वर्ड्स इसमें नए आने वाले हैं इस लेसन में, तो ध्यान से समझना। ये यहां लाइट इंसिडेंट हुई, लाइट इंसिडेंट हुई, और इस लाइट के इंसिडेंट होने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर चला गया। तो इस घटना को, इस होने को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या इस घटना का स्पेशल नाम दिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो ये इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, निश्चित रूप से ये इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है? जो इलेक्ट्रॉन मेटल में थे ऑलरेडी, फ्री इलेक्ट्रॉन थे। फ्री इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं। जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है उनको तो निकालना और भी मुश्किल है, पहले बाउंडेशन तोड़ना पड़ेगा, फिर बाहर निकालना पड़ेगा, तो कहानी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन का एक नाम दे दिया जाता है। इस इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसका नाम दिया जाता है। कोई कोई नई बात नहीं है फोटो इलेक्ट्रॉन ये।
कोई नए तरह के इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं बाहर से आ गए हो, एलियंस छोड़ गए हो यहाँ इलेक्ट्रॉन। ये वही इलेक्ट्रॉन है जो हमारे आसपास हर जगह इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन क्योंकि ये लाइट के इफेक्ट से बाहर निकले हैं, इसलिए इनका नाम दे दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और पूरे इफेक्ट को क्या कहा गया? पूरे इफेक्ट को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सरफेस when a light of suitable frequency incident on the surface, the phenomenon is called photoelectric effect.